नमस्कार, मैं भैरवनाथ चौधरी। दोस्तों, कभी कभी खबरें इतनी भारी होती हैं कि उन्हें तेज आवाज में नहीं बल्कि ठहर कर रुक रुक कर तथ्यों के साथ कहना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यह किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। यह उन करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है जो हर महीने की पहली तारीख को अपने खाते में आने वाले पैसे से अपने पूरे महीने की उम्मीदें बांधते हैं। यह उन कर्मचारियों और पेंशन धारकों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपने सबसे अच्छे साल दिए और अब सवाल पूछना भी सीख चुके हैं कि उन्हें उनका हक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कितना मिलेगा। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक आज एक ऐसे दौर में खड़े हैं जहां हर खबर उम्मीद भी देती है और चिंता भी। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं तेज हैं, रिपोर्टें सामने आ रही हैं, एक्सपर्ट अपनी अपनी गणनाएं रख रहे हैं और सरकार की तरफ से अभी तक वही पुरानी रणनीति दिखाई दे रही है, ना ज्यादा बोलना, ना साफ इनकार करना। और इसी चुप्पी के बीच कर्मचारी और पेंशन धारक अपने भविष्य के आंकड़े खुद जोड़ने को मजबूर हैं। इस वेतन आयोग से लाभ पाने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ 19 लाख बताई जा रही है, जिसमें मौजूदा कर्मचारी, पेंशन धारक और फैमिली पेंशनर सभी शामिल हैं। यानी यह सिर्फ एक सरकारी फैसला नहीं है, यह सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था, घरेलू खर्च, बाजार और आम जीवन पर असर डालने वाला निर्णय है। 8वें वेतन आयोग का मूल उद्देश्य कागज पर बहुत साफ है, वेतन का पुनरीक्षण, पेंशन का पुनरीक्षण और भत्तों में संशोधन। लेकिन असली लड़ाई इन 3 शब्दों के बीच छिपी है, खासकर उस शब्द में जिसे कर्मचारी सबसे ज्यादा समझना चाहते हैं। फिटमेंट फैक्टर यही वह आंकड़ा है जो तय करेगा कि किसी कर्मचारी या पेंशन धारक की सैलरी या पेंशन में असल बढ़ोतरी कितनी होगी। इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर कई तरह के अनुमान सामने आए हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.28 से 2.86 के बीच हो सकता है, जबकि कुछ कंजर्वेटिव एनालिस्ट इसे 1.92 से 2.16 के दायरे में ही सीमित मान रहे हैं। कर्मचारी संगठनों और यूनियनों की मांग इससे कहीं ज्यादा है। वे चाहते हैं कि फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.57 से ऊपर हो ताकि महंगाई के असर को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। लेकिन सरकार का रुख अब तक यही रहा है कि डीए और डीआर का मर्जर नहीं किया जाएगा, बल्कि सीधा नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा। यहीं से असली सवाल खड़ा होता है, जब डीए और डीआर को मर्ज नहीं किया जाएगा तो क्या कर्मचारी और पेंशन धारक को वह लाभ मिल पाएगा जिसकी उन्हें उम्मीद है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि 7वें वेतन आयोग की तरह इस बार डीए को मूल वेतन में जोड़ने का कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि नया फिटमेंट फैक्टर चाहे जितना भी घोषित किया जाए, उसमें महंगाई भत्ते का अलग से फायदा शामिल नहीं होगा। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इस बार वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी 7वें वेतन आयोग के समय देखने को मिली थी। ज्यादातर अनुमान यही बताते हैं कि असल फायदा बाद में दिखाई देगा। एरियर को लेकर भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। रिपोर्टों के मुताबिक 8वें वेतन आयोग का एरियर तय होगा, लेकिन भुगतान बाद में किया जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि यह एरियर टैक्सेबल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि जिन कर्मचारियों या पेंशन धारकों का एरियर ज्यादा होगा वे सीधे ऊंचे टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। कई पेंशनर पहली बार 30% टैक्स ब्रैकेट में पहुंच सकते हैं, जिससे उनके हाथ में आने वाली राशि उम्मीद से कम भी हो सकती है। अब अगर सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सालाना खर्च 1.5 लाख करोड़ से 3.2 लाख करोड़ तक बढ़ सकता है। अगर एरियर को भी जोड़ दिया जाए तो कुल बोझ 4 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ तक जा सकता है। इसका असर जीडीपी पर भी पड़ेगा, जो लगभग 0.6% से लेकर 1.1% तक हो सकता है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का बोझ शामिल है और माना जा रहा है कि लगभग 60% भार राज्यों पर पड़ेगा। यही वजह है कि सरकार हर कदम बहुत सोच समझ कर रख रही है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ कर्मचारियों और पेंशन धारकों का नहीं है, यह पूरे वित्तीय ढांचे से जुड़ा हुआ है। फिर भी सवाल यही है कि क्या महंगाई के इस दौर में 20 से 34% की अनुमानित बढ़ोतरी पर्याप्त होगी, खासकर तब जब पिछले वेतन आयोग के समय डीए 125% तक पहुंच चुका था और अब अनुमानित डीए लगभग 60% के आसपास है। 7वें वेतन आयोग से तुलना करना यहां जरूरी हो जाता है। उस समय फिटमेंट फैक्टर 2.57 था और डीए काफी ऊंचे स्तर पर था। इस बार स्थिति अलग है। महंगाई भले ही बढ़ रही हो, लेकिन डीए का प्रतिशत उतना ऊंचा नहीं है। यही कारण है कि विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.57 तक पहुंचना मुश्किल है और इसे 1.92 से 2.16 के बीच ही रखा जा सकता है। इसका सीधा असर सैलरी और पेंशन की बढ़ोतरी पर पड़ेगा। यहां यह समझना भी जरूरी है कि जो रिपोर्टें सामने आ रही हैं वे अभी सरकारी अधिसूचना नहीं है। यह पेंशन विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और वित्तीय सलाहकारों द्वारा तैयार की गई डाटा आधारित रिपोर्टें हैं। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकार भी इन्हीं आंकड़ों के आसपास फैसला लेती है। इसलिए कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बहुत ज्यादा उम्मीदें बांधने के बजाय वास्तविकता को समझकर आगे की योजना बनानी चाहिए। अब बात करते हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की, जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के लिए सबसे तात्कालिक मुद्दा है। डीए और डीआर में बढ़ोतरी लागू होनी है। इसके लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI-IW के आंकड़ों को आधार बनाया जाता है। इन आंकड़ों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार डीए और डीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो मौजूदा 58% डीए बढ़कर 60% हो जाएगा। यह सुनने में भले ही छोटी बढ़ोतरी लगे, लेकिन इसका असर सैलरी, पेंशन और एरियर तीनों पर पड़ेगा। आमतौर पर सरकार मार्च महीने में डीए बढ़ोतरी का ऐलान करती है और कैबिनेट की मंजूरी के बाद मार्च की सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई दर से मिलती है। साथ ही जनवरी और फरवरी के 2 महीने का एरियर भी एक साथ दिया जाता है, यानी एक मुश्त राशि खाते में आती है, जो कई परिवारों के लिए बड़ी राहत बनती है। अब एक और बेहद महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण खबर की बात करना जरूरी है जो पेंशन धारकों से सीधे जुड़ी हुई है। देश भर के जिलों में पेंशन अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। यह कोई सामान्य कैंप नहीं है बल्कि एक ऐसा मंच है जहां पेंशन से जुड़ी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाता है। अगर किसी पेंशन धारक की पेंशन कम बन रही है, एरियर अटका हुआ है, फैमिली पेंशन शुरू नहीं हुई है, पीपीओ में गलती है या बैंक और विभाग के चक्कर काटने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है, तो पेंशन अदालत में इन सभी मामलों पर सीधे कार्रवाई होती है। पेंशन अदालत की खास बात यह है कि यहाँ संबंधित विभाग, बैंक अधिकारी और पेंशन अधिकारी एक ही जगह मौजूद रहते हैं। कई मामलों में उसी दिन आदेश जारी हो जाता है और कुछ मामलों में 30 से 45 दिनों के भीतर भुगतान भी हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि पेंशन धारक अपने साथ सभी जरूरी दस्तावेज लेकर जाएं। पीपीओ की कॉपी, आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, बैंक पासबुक, पुरानी शिकायतों की कॉपी और अगर फैमिली पेंशन का मामला है तो मृत्यु प्रमाण पत्र, एक लिखित आवेदन भी होना चाहिए जिसमें समस्या साफ साफ लिखी हो। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो पिछले कई सालों से कर्मचारियों और पेंशन धारकों के मन में सबसे ज्यादा खटक रहा है, 18 महीने के लंबित एरियर का मामला। यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और केंद्र सरकार को यह बताना है कि अगर 8% ब्याज के साथ यह एरियर दिया जाता है तो सरकार पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। जैसे जैसे यह मामला आगे बढ़ रहा है, उम्मीद जताई जा रही है कि इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो सरकार को मजबूरन 18 महीने का एरियर ब्याज सहित देना होगा। यह राशि कई लोगों के लिए आर्थिक रूप से बड़ी राहत बन सकती है, लेकिन यहां भी वही सवाल खड़ा होता है, क्या सरकार इसे आसानी से लागू करेगी या फिर भुगतान को लेकर कोई नई समय सीमा तय की जाएगी। इन सभी खबरों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर बहुत साफ नहीं है, लेकिन पूरी तरह धुंधली भी नहीं है। 8वां वेतन आयोग आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, यह भी तय है, लेकिन यह बढ़ोतरी कब मिलेगी, कितनी मिलेगी और हाथ में कितना बचेगा, यह सब अभी कई सवालों के घेरे में है। महंगाई भत्ता बढ़ेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं एरियर मिलेगा, लेकिन टैक्स के बाद पेंशन अदालतें लगेंगी, लेकिन वहां पहुंचने की जिम्मेदारी पेंशन धारक की होगी। यह दौर उम्मीद और इंतजार का है और शायद यही वह समय है जब कर्मचारियों और पेंशन धारकों को सिर्फ खबरें सुनने के बजाय तथ्यों को समझना होगा, आंकड़ों को पढ़ना होगा और अपने भविष्य की योजना खुद बनानी होगी, क्योंकि सरकार के फैसले भले ही सामूहिक हो लेकिन उनका असर हर व्यक्ति पर अलग अलग पड़ता है। यही आज की सबसे बड़ी सच्चाई है जिसकी आवाज अक्सर आंकड़ों के शोर में दब जाती है। यह वे लोग हैं जो सेवा में नहीं हैं, जो फाइलों पर दस्तखत नहीं करते, जो दफ्तरों में नहीं बैठते, लेकिन जिनकी जिंदगी हर सरकारी फैसले से सीधे प्रभावित होती है। यह है पेंशन धारक, खासकर ईपीएस पेंशन धारक जिनकी पेंशन कई मामलों में आज भी 2000, 2500 या 3000 के आसपास सिमटी हुई है। महंगाई के इस दौर में जहां दवा, इलाज, किराया और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी हो रही हैं, वहां ईपीएस पेंशन का सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सम्मान से जुड़ा हुआ सवाल बन चुका है। ईपीएस पेंशन को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है कि न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7500 किया जाए और उसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ईपीएस पेंशन में डीए का कोई कॉन्सेप्ट लागू नहीं है। इकाई एक तरफ केंद्रीय कर्मचारी और सरकारी पेंशन धारक डीए के जरिए महंगाई से कुछ हद तक राहत पा रहे हैं, वहीं ईपीएस पेंशन धारक पूरी तरह महंगाई के भरोसे छोड़ दिए गए हैं। 8वें वेतन आयोग की चर्चा जब होती है तो ईपीएस पेंशन धारक भी उम्मीद करते हैं कि शायद इस बार उनकी आवाज भी सुनी जाएगी। 8वें वेतन आयोग में ईपीएस पेंशन को लेकर कोई सीधा प्रावधान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार पेंशन सिस्टम में समग्र सुधार करना चाहती है तो ईपीएस पेंशन को नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह केवल आंकड़ों का सवाल नहीं है, यह उन लाखों बुजुर्गों का सवाल है जिनकी पूरी आजीविका इसी पेंशन पर निर्भर है। अगर 8वें वेतन आयोग के साथ ईपीएस पेंशन में न्यूनतम गारंटी और महंगाई राहत का कोई ढांचा तैयार होता है तो यह एक ऐतिहासिक कदम माना जाएगा। अब लौटते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर पर। यह वह हिस्सा है जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक की जेब से सीधे जुड़ा हुआ है। डीए डीआर की गणना सीपीआई आईडब्ल्यू के आधार पर होती है और यही वजह है कि हर महीने आने वाले सीपीआई आंकड़े बड़ी बेचैनी के साथ देखे जाते हैं। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनके अनुसार डीए डीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, यानी 58% से बढ़कर 60%। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह बढ़ोतरी भले ही छोटी लगे लेकिन इसका असर स्थायी होता है। डीए केवल वर्तमान सैलरी पर नहीं बल्कि भविष्य की सभी गणनाओं पर असर डालता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन हर बार बढ़ोतरी को गंभीरता से लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार का तर्क यह रहता है कि महंगाई नियंत्रण में है और राजकोषीय संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। 8वें वेतन आयोग और डीए डीआर के बीच का रिश्ता बहुत गहरा है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय सरकार यह देखती है कि मौजूदा डीए कितना है। चूंकि इस समय डीए लगभग 60% के आसपास रहने वाला है, इसलिए सरकार को यह तर्क मिल जाता है कि बहुत ऊंचा फिटमेंट फैक्टर देने की जरूरत नहीं है। यही वजह है कि 1.92 से 2.16 के बीच का फिटमेंट फैक्टर सबसे ज्यादा संभावित माना जा रहा है। अब बात करते हैं एरियर की, क्योंकि यही वह शब्द है जो हर कर्मचारी और पेंशन धारक के चेहरे पर उम्मीद और चिंता दोनों एक साथ ले आता है। 8वें वेतन आयोग का एरियर माना जाएगा, लेकिन इसका भुगतान तब होगा जब आयोग की सिफारिशें लागू होंगी, यानी एरियर मिलेगा लेकिन देर से, और सबसे अहम बात इस पर टैक्स लगेगा। एरियर टैक्सेबल होगा, यह बात अब लगभग तय मानी जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन लोगों को एक मुश्त बड़ी राशि मिलेगी वे उस साल ऊंचे टैक्स स्लैब में आ सकते हैं। खासकर पेंशन धारकों के लिए यह स्थिति थोड़ी कठिन हो सकती है, क्योंकि उनकी नियमित आय सीमित होती है और एक साल में अचानक बड़ी राशि आने से टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। अब उस एरियर की बात करना जरूरी है जो पिछले कई सालों
सालों से विवाद का विषय बना हुआ है। 18 महीने का डीए एरियर, यह वही अवधि है जब कोविड के दौरान डीएडीआर फ्रीज कर दिया गया था। कर्मचारी और पेंशन धारक लगातार मांग कर रहे हैं कि यह एरियर उन्हें दिया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और केंद्र सरकार को यह बताना है कि अगर यह राशि 8% ब्याज के साथ दी जाती है तो सरकार पर कितना वित्तीय भार पड़ेगा। यहां यह समझना जरूरी है कि 18 महीने का एरियर सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, यह भरोसे का मामला है। जब सरकार कहती है कि डीएडीआर स्थगित किया जा रहा है तो कर्मचारी यह मान लेते हैं कि यह अस्थायी है, लेकिन जब सालों तक भुगतान नहीं होता तो भरोसे में दरार आती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्मचारियों और पेंशन धारकों के पक्ष में आता है तो यह सिर्फ आर्थिक राहत नहीं होगी बल्कि एक नैतिक जीत भी मानी जाएगी। इस पूरे परिदृश्य में सबसे ज्यादा प्रभावित वही लोग होंगे जिनकी आय सीमित है, पेंशन धारक, फैमिली पेंशनर और ईपीएस पेंशनर। इन्हें लिए हर प्रतिशत डीए, हर महीने की पेंशन और हर एरियर का रुपया बहुत मायने रखता है। यही वजह है कि पेंशन अदालत जैसे मंच महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वहां कम से कम यह भरोसा मिलता है कि बात सुनी जाएगी। 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, यह देश की उस आबादी के भविष्य से जुड़ा हुआ है जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा सरकारी सेवा में बिताया है। सवाल यह नहीं है कि वेतन कितना बढ़ेगा, सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी महंगाई के साथ कदम मिला पाएगी। सवाल यह है कि क्या पेंशन सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त होगी। सवाल यह है कि ईपीएस पेंशन धारकों को भी कभी डीएडीआर का हक मिलेगा या नहीं। इन सभी सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना साफ है कि आने वाले समय में फैसले होंगे, आंकड़े सामने आएंगे, आदेश जारी होंगे और हर आदेश के साथ लाखों घरों की आर्थिक गणना बदलेगी। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह एक चलती हुई कहानी है और इस कहानी के हर पन्ने पर करोड़ों लोगों की जिंदगी लिखी हुई है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो डेली मीडिया नेटवर्क चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।